बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग फिर हमें साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। लास्ट लेक्चर से रिलेटेड बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू, कोई भी क्वेश्चन बेटा जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में से अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, जिसके अंदर हमने रिस्क रिटर्न को डिस्कस किया था कि व्हाट डज मीन बाय रिस्क, व्हाट डज मीन बाय रिटर्न। उसके अलावा बेटा हम लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस किया था। बैंकरप्ट कॉस्ट क्या होती है डिस्कस किया था। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती है उसको भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें रिस्क एग्रीगेशन और रिस्क डीकंपोजिशन आता है। जी अलीशान बेटा, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, मैंने अभी ये बुक आपके सामने ओपन की है। ये बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। चैप्टर नंबर 1 हमने कल डिस्कस किया था। कल मैंने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था। ये चैप्टर नंबर 1 की एंड पे एक एक्सरसाइज होगी, हर चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज होगी जो कि आप लोगों ने सॉल्व करनी होगी। मैं आपके सामने जस्ट एक्सरसाइज ओपन कर रहा हूँ। आप लोगों ने करना ये है कि आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो क्वेश्चन फिर आपने नेक्स्ट क्लास में आके मेरे से डिस्कस किया करने हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुए। दीज आर द क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम। इसके जो आंसर्स हैं वो बुक के एंड पे गिवन है। आप इस बुक के एंड पे जाएंगे तो वहां पे इसके आंसर्स गिवन होंगे। कोशिश करेंगे आप इसको खुद से सॉल्व करें, देन इसका आंसर मैच करें, और ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किए थे। जैसे हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था रिस्क रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब ये पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। उसने आपको मुख्तलिफ कंपनीज के रिटर्न और प्रोबेबिलिटीज दे दी हुई हैं, और उसने आपसे कहा कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। तो सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह आगे फर्दर जो क्वेश्चंस हैं ये आप देख सकते हैं, 1-3, 1-4, 1-5। आपने इसमें से सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं तो हम लोगों ने टॉपिक वाइज डिस्कस किए हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक्स में नहीं पढ़ाया तो फिलहाल आप उसको उस क्वेश्चन को बेशक ना कीजिएगा। इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे दैट आर रिलेटेड टू कैपएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या होता है उससे रिलेटेड होंगे। बीटा गिवन होगा, आरएम गिवन होगा, आरएफ गिवन होगा। आप लोगों ने करना ये होगा कि जस्ट डाटा पुट करना है और जो मिसिंग आइटम है उसको आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो ये बेसिकली जो कल हम लोगों ने स्लाइड्स डिस्कस की थी, ये एक्सरसाइज वो चैप्टर नंबर 1 की स्लाइड्स थी। तो ये चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको कर लीजिएगा। सभी लोग जो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं आप भी बेटा सुन लें। चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, और उसके बाद फिर आप लोगों ने मुझसे नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आया। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी बेटा अभी फिलहाल यहाँ तक? नो सर। ओके, चलें अब फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। स्लाइड्स ओपन करता हूं मैं। जो बेटा टॉपिक है, जो चैप्टर हम खत्म करेंगे, आप लोगों ने कोशिश किया करनी है कि उसके जो न्यूमेरिकल साइड है के जो पोर्शंस हैं वो आप लोगों ने खुद उसको सॉल्व करना है। सो दैट्स व्हाई साथ साथ करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंड होते रहेंगे। ओके, अगला टॉपिक है बेटा हमारा वोलेटिलिटी का, कि व्हाट डज मीन बाय वोलेटिलिटी। जी क्या होती है वोलेटिलिटी? एनी वन ऑफ यू, व्हाट डज मीन बाय वोलेटिलिटी या वोलेटाइल होना? जी एनी वन ऑफ यू बेटा, व्हाट इज वोलेटिलिटी? वोलेटाइल होना, कि मैं कहता हूँ डाटा बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? सर बहुत इसमें रिस्क होता है डाटा में। रिस्क होता है, बिल्कुल सही। और सिंपल बेटा आप इसको ये कह सकते हैं कि आपका जो डाटा है उसके अंदर जितना ज्यादा स्प्रेड होगा, जितना ज्यादा उसके अंदर फैलाव होगा, वो डाटा उतना ही ज्यादा रिस्की होगा। बेसिकली वोलेटिलिटी को आप ये कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी इज कॉल्ड रिस्क। तो हम वोलेटिलिटी को रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि वोलेटिलिटी आपका जो है वो रिस्क कहलाती है। एग्जांपल मैंने आप लोगों को लास्ट हम लोगों ने डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक डायग्राम ओपन करता हूँ, अब वापस आता हूँ स्लाइड्स के ऊपर। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो
ये कुछ सिक्योरिटीज का डाटा गिवन है 2004 से लेके 2011 तक। अगर आप 2004 से लेके 2007-8 तक देखें तो डाटे के अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। यानी अगर एक सिक्योरिटी की प्राइस अगर आप चेक करें, यहाँ पे अगर 15 रुपए है तो 15 से मैक्सिमम 20 तक गई है, 16, 17, 18, 19, 20, 16, 17, 18, 19, 20। अगर आप ये 20 वाली लाइन चेक करें यहाँ से तो तकरीबन 15 से लेके 20 के दरमियान में डाटा मूव कर रहा है, 16, 17, 18, यानी माइनर सी चेंज आ रही है, 1-2 रुपए ऊपर जा रहा है, 1-2 रुपए नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आके देखें 2009, 2010 का अगर आप डाटा देखें तो यही 15 रुपए वाली सिक्योरिटी यहाँ पे देखें 80, 90 तक गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटीज जो है वो बहुत ज्यादा वोल्टाइल है। बहुत ज्यादा वोल्टाइल का मतलब बेटा ये है कि यहाँ पे इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम हुई है, यानी मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आई है। और आपको याद होगा कि ये 2008-9 जो है ये आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का पीरियड है। यहाँ पे क्राइसिस आया था पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइसेस थी बहुत ज्यादा। आप देखें अगर किसी बंदे ने यहाँ पे 80 रुपीज की सिक्योरिटी खरीदी है तो यहाँ पे देखें 2010 में वो सिक्योरिटी जो है वो तकरीबन 20 रुपए के ऊपर वापस आ गई है। अब अगर आप 90 की खरीद के 20 की बेचेंगे तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ लॉस। फायदा भी है, बंदे ने यहाँ 15 रुपए की खरीदी हुई थी, उसने यहाँ पे आके 90 की बेची भी है। लेकिन बेटा ये बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो वोलेटिलिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहें, सिंपल डेफिनेशन ऑफ वोलेटिलिटी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न। कि आपके जो रिटर्न्स होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको आप वोलेटिलिटी कहते हैं। जितना डाटा का फैलाव ज्यादा होगा, जितना डाटा मीन वैल्यू से अवे होगा, उतना ही ज्यादा आपको जो है वो रिस्क फेस करना पड़ेगा। अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं वोलेटिलिटी को, तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ वोलेटिलिटी जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न। ओके, रिटर्न क्या होता है? अब ये आपके सामने एक फॉर्मूला है, हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न। रिटर्न कैलकुलेट करने का हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, ST-1 डिवाइडेड बाय ST-1, यानी करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस। जब आपके पास सिक्योरिटीज की प्राइसेस गिवन हो तो आप उसकी मदद से उसके रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप उनके रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उन रिटर्न्स के बेस के ऊपर फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटीज का ज्यादा होगा, उस डाटा को हम उतना ही ज्यादा वोलेटाइल डाटा कहेंगे। सो दैट्स व्हाई रिटर्न क्या होता है? ST-1 डिवाइडेड बाय ST-1, यानी करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस ओवर प्रीवियस प्राइस। और इस प्राइस का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो दैट इज कॉल्ड रिस्क या वोलेटिलिटी। याद रखिएगा बेटा, वोलेटिलिटी का वर्ड हम बहुत दफा इस्तेमाल करेंगे, अगले लेक्चर्स के अंदर भी मैं इसको बार बार यूज करूंगा। इवन कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे ऐसे आएंगे, वहां भी मैं वोलेटिलिटी का जो वर्ड है वो यूज करूंगा। सो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जहन में रखना है कि जब भी मैं वोलेटिलिटी का वर्ड बोलूंगा तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वेरिएंस भी गिवन हो तो वेरिएंस का अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। सो दैट्स व्हाई वोलेटिलिटी मीन सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दे तो आपने कहना है कि ये वोलेटिलिटी है, तो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर ये आपको वर्ड कंफ्यूज करेगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। बी केयरफुल। ये डेफिनेशन समझ आ गई बेटा वोलेटिलिटी की? यस सर। एनी क्वेश्चन बेटा? एक मिनट जरा बेटा वेट कीजिएगा। ओके बेटा, इसके बाद आपके पास ये, मैं थोड़ा सा आगे फर्दर जा रहा हूं। अब हम छोटी सी एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द वोलेटिलिटी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि एक शेयर है, उसकी जो प्राइस है वो 60 रुपीज है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि एक दिन में इसकी मैक्सिमम प्राइस में कितनी चेंज आ सकती है, यानी कितना मैक्सिमम इसकी प्राइस बढ़ सकती है और कितनी मैक्सिमम इसकी प्राइस कम हो सकती है। अब यहाँ आपके सामने एग्जांपल आपको शो हो रही है, उसने डाटा दिया हुआ है। सपोज करें कि एक एसेट है, उसकी जो प्राइस है वो $60 है
और इसकी जो डेली वोल्टिलिटी है दैट इज 2%, इसकी जो वोल्टिलिटी है वो 2% है। अब वोल्टिलिटी बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, मैंने पहले ही बोला, और आपसे कहा जाता है जी मैं कैलकुलेट करें कि मैक्सिमम जो है इसकी प्राइस कितनी ऊपर नीचे जा सकती है। बेटा याद रखिएगा, मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूँ कि अगर आप लोगों के पेपर ऑनलाइन हुए तो ज्यादातर जो पोर्शन होगा वो आपको एमसीक्यूज बेस होगा, और एमसीक्यूज में मैंने इसी तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ही आपसे पूछने कि अगर इतनी प्राइस है, इतनी वोल्टिलिटी है, तो बताएं मैक्सिमम प्राइस कितनी हो सकती है, मिनिमम प्राइस कितनी हो सकती है। नीचे ऑप्शंस गिवन होंगे। सर जी, जी बेटा। सर ये अभी क्या डिसाइड नहीं हुआ कि पेपर होंगे कि नहीं होंगे, पेपर कि तो अभी इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन? जी बेटा पेपर होंगे, लेकिन उसके लिए अभी फिलहाल डेट का नहीं आइडिया। अभी हमें ये कहा गया कि 15 जुलाई तक आप लोग क्लासेस लें, हो सकता है 15 जुलाई के बाद यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए और 1-2 वीक्स आपकी क्लासेस शायद मैनुअल भी हो, उसके बाद आपके पेपर स्टार्ट हो। मतलब अभी 15 जुलाई तक तो ये पॉलिसी क्लियर है कि आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी। अगर कोई पॉलिसी चेंज होगी तो मैं आपको साथ ही बेटा इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त हर चीज अनसर्टन है, तो चीजों का भी आइडिया नहीं, हमें भी आइडिया नहीं है प्रॉपर कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो इसलिए अभी आप सिर्फ क्लासेस लें प्रॉपर और अपना जो कोर्स है उसको कवर करें। जैसे भी पेपर हुआ, ऑनलाइन हुआ, मैनुअल हुआ, जैसे भी हुआ, तो चीजें तो यही आनी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं में से पेपर आना है आपको। ओके, अब एसेट की प्राइस है बेटा $60 और आपकी डेली वोल्टिलिटी है 2%। अब ये क्वेश्चन 2 से 3 तरह आ सकता है। अगर तो उसने सिर्फ आपको ये वोल्टिलिटी दे दी है और आपको शेयर की प्राइस दे दी और आपसे कहा मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करें, तो आपने करना क्या है, आपने 60 का 2% ले लेना है। देखिए नीचे, अगर 60 का आप 2% लेंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर निकला 1.20। अब ये जो 1.20 है, इसको इसका मतलब है कि मैक्सिमम चेंज जो है सिक्योरिटी के अंदर वो $1.2 हो सकती है, यानी मैक्सिमम जो शेयर की प्राइस है वो 1.20 बढ़ सकती है और 1.20 कम हो सकती है। तो इसका मतलब 60 में आपने 1.2 जमा कर देना, 60 में से आपने 1.2 माइनस करेंगे तो 58 पॉइंट समथिंग और 61 पॉइंट समथिंग जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट अगर आपके पास उसने दिया हुआ है। लेकिन अगर यही डाटा दिया लेकिन उसने साथ में ये कहा कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब एक उसने छोटा सा वर्ड बीच में इंट्रोड्यूस करवा दिया कि इट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक स्टेप का आपने और इजाफा करना है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, वो कहेगा जी डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 95% डिस्ट्रीब्यूटेड एट 90% डिस्ट्रीब्यूटेड एट 99%। तो बेटा इन तीनों की वैल्यूज होती हैं, इन तीनों की वैल्यूज होती हैं जो कि मैंने आप लोगों को क्लास में लिखवाई थी। जिस तरह 95% की वैल्यू होती है 1.96, ये आपका टी टेबल होता है, उसके अंदर आप जाके इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। इसी तरह 99% होता है और 90% होता है कि 1.64 होती है और एक की 2 पॉइंट समथिंग होती है, वो आप चेक कर लें, वो आपकी स्लाइड्स के अंदर गिवन भी है। अब एक स्टेप का इजाफा क्या होगा कि अगर उसने कहा कि डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट 95%, तो फिर आपने यहाँ पे 60 का 2% लेने के बाद इसको 1.2 को माइनस प्लस नहीं करना, एक स्टेप का इजाफा करें कि जो 1.20 आंसर निकला है इसको आपने पहले मल्टीप्लाई करना है 95% की वैल्यू के साथ, यानी 95% की वैल्यू है 1.96। तो आपने करना ये है कि 1.96 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.20 के साथ, वो जो आंसर आएगा उसको 60 में प्लस करेंगे और 60 में से माइनस करेंगे, जैसा कि यहाँ पे किया गया। ये देखिए 1.96 मल्टीप्लाई बाय 1.2, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर है उसको 60 में से माइनस कर दिया, तो आंसर निकला 57.65। और यहाँ भी ऐसे किया, 1.96 को पहले मल्टीप्लाई किया 1.2 के साथ और जो आंसर निकलेगा उसको आपने 60 में ऐड कर देना है, तो आंसर निकला 62.35। तो दोबारा सुने, अगर बेटा आपसे वो कहता है जी कि प्राइस चेंज कैलकुलेट करें लेकिन साथ में उसने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन की है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, 60 का 2% लिया, जो आंसर निकला उस आंसर को आपने 95% की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको आपने 60 में से प्लस कर दिया, 60 में से माइनस कर दिया। अब ये जो आपने आंसर निकाला है ये 1 डे चेंज है, यानी मैक्सिमम एक दिन, यानी अगर मैं कहता हूँ आज फ्राइडे है तो आज के दिन में कितनी चेंज हो सकती है, तो आज के दिन मैक्सिमम शेयर की जो प्राइस है वो इतनी हो सकती है, सिर्फ एक दिन की। अब अगर सैटरडे के लिए करनी होगी तो सैटरडे का अलग से निकाल लेंगे, संडे का अलग से निकालेंगे, मंडे का अलग से निकालेंगे। तो अभी जो हमने कैलकुलेशंस की है वो सिर्फ एक दिन की है। अच्छा ओके, यही क्वेश्चन है, प्राइस $60 है, वोल्टिलिटी 2% है। अब मैं आपसे कहता हूँ जी कि मुझे 10 दिन की चेंज बताएं, 20 दिन की चेंज बताएं, 30 दिन की चेंज बताएं। मैं आपसे ये क्वेश्चन कर देता हूँ कि यार एक दिन का तो पता चल ही गया, लेकिन मैं एक महीने की चेंज देखना चाहता हूँ कि अगर वोल्टिलिटी 2% ही रहे, प्राइस ₹60 ही रहे, तो मैक्सिमम प्राइस में कितनी चेंज आ सकती है।
अब यहाँ पे उसने आपको एक दिन से ज्यादा की वोलेटिलिटी पूछ ली। आपको याद होगा कि साल में बेटा टोटल दिन होते हैं 365, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे वो यूज करता है 252 डेज साल के। यानी अगर आपने दिनों को सालों में कन्वर्ट करना है या सालों को दिनों में कन्वर्ट करना है, वैसे नॉर्मली हम 360 या 365 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ये 252 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेगा। जी अलीशान, क्यों करेगा बेटा 252 से? व्हाई नॉट 360 और 365? सर बोले कोई बात नहीं बेटा, जैसा भी आपको आता है। क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ उसने 252 लिखा है साल के दिन। साल में दिन होते हैं 360, 365। तो ये सर मैं बताऊं? जी आप बताएं बेटा। सर वो बीच में कोई हॉलीडेज वगैरह भी आ जाती हैं तो उसने मैं माइनस कर दी है। यस, उसके बेटा वजह ये होती है कि सैटरडे संडे जो है वो आपकी मार्केट ऑफ होती है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जी अली बेटा बोलना चाह रहे हैं? संडे ऑफ सर जी, वो छुट्टियों का जो संडे वगैरह जो ऑफिस वगैरह ऑफ होते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बोला बेटा, ऐसे ही है। मौज ने भी यही बताया, आपने बेटा सही बताया। बेसिकली इसमें बेटा सैटरडे संडे क्योंकि ऑफ होता है। अब देखिए अगर फ्राइडे को मार्केट बंद होती है और किसी शेयर की प्राइस है 20 रुपए, तो जब वो मंडे को आएगा तो वो 20 रुपए से ही स्टार्ट होगा। सैटरडे संडे का उनकी प्राइसेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो 2 दिन मार्केट क्लोज होती है। सो दैट्स व्हाई हमने सिर्फ यहाँ पे वो दिन इस्तेमाल करने हैं जो दिन आपकी मार्केट ओपन होती है, बाकी दिन हम यूज करने का फायदा नहीं हमें। अच्छा अब देखिए बेटा, आपके पास वही क्वेश्चन है कि आपकी शेयर प्राइस है $60, एक दिन की वोलेटिलिटी है 2%। अब यहाँ पे एक स्टेप का और इजाफा होगा, जिस तरह हम पीछे भी क्वेश्चन करके आ रहे थे, उसमें उसने कहा डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ भी वो कहेगा डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो स्टेप वैसे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे वहां पे था उसने कहा कि कैलकुलेट द वोलेटिलिटी फॉर 1 डे, और यहाँ वो कह रहा है कैलकुलेट द वोलेटिलिटी फॉर 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 30, 40, 50, वो कुछ भी कह सकता है। तो अब आपने अगले 3 स्टेप करने से पहले एक स्टेप थोड़ा सा इसमें मजीद इजाफा करेंगे, वो ये होगा कि आपको जो डेली वोलेटिलिटी गिवन है 2%, अभी आपने डायरेक्ट 60 का 2% नहीं ले लेना, पहले इस 2% के साथ थोड़ा सा आपने काम करना है। वो काम ये करना है कि एक दिन की वोलेटिलिटी गिवन है आपको 2%, वो आपसे कहता है 10 दिन की वोलेटिलिटी निकालें, तो पहले इस वोलेटिलिटी को हम 10 दिन में कन्वर्ट करेंगे, इस वोलेटिलिटी को हम 20 दिन में कन्वर्ट करेंगे, 30 दिन में कन्वर्ट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बेटा सिंपल टी अंडर रूट। अगर आपने एक दिन की वोलेटिलिटी को मुख्तलिफ दिनों की वोलेटिलिटी में कन्वर्ट करना है तो सिंपल फार्मूला इज टी अंडर रूट, यानी आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है टी अंडर रूट के साथ। यहाँ पे ये देखिए 2% आपकी वोलेटिलिटी थी, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 5 अंडर रूट। 5 अंडर रूट का मतलब होता है उसने 5 दिन की वोलेटिलिटी कैलकुलेट कर ली। मैं आपसे कहता हूँ 10 दिन की वोलेटिलिटी निकाले, तो यहाँ आपने 5 की बजाय क्या लिख देना है, 10 लिख देना है, 10 अंडर रूट। अब आंसर निकला 4.47%। अब यहाँ से क्वेश्चन दोबारा शुरू होगा आपका, यानी अब आपने 2% यूज नहीं करना बल्कि 4.47% यूज करना है। अब आगे वाले स्टेप्स बेटा वही जो, एनी क्वेश्चन? नो सर। आगे वाले स्टेप्स बेटा वही हैं। 60 का पहले हमने 2% लिया था, अब आपने लेना है 60 का 4.47%। जो आंसर निकलेगा उस आंसर को बेटा वही 95% की जो वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 60 में प्लस कर देंगे, 60 में से माइनस कर देंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ जो आपकी 1 डे की वोलेटिलिटी है, इसमें आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज की वोलेटिलिटी में। ये बड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पेपर ऑनलाइन होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे। मैं कुछ थोड़ा सा आपको लाइन दे दूंगा, हेडिंग दे दूंगा और नीचे आपसे बोलूंगा जी बताइए इसमें से कौन सा आंसर ठीक है, तो आपने कैलकुलेटर के ऊपर ही फौरन सॉल्व करके उसको टिक कर देना होगा। सर जी इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन होगी ऑनलाइन पेपर्स में कि बस सख्ती होगी? ये भी कोई पता नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों के पेपर ऑनलाइन की बजाय मैनुअली हो जाए, हो सकता है यूनिवर्सिटी ओपन कर दी जाए। आमीन सर आमीन। तो अभी मतलब तो सर बोर हो गए घर बैठ बैठ के। कोरोना सर बहुत फैल गया। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे बेटा। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे। आप लोगों का वैसे भी लास्ट सेमेस्टर है तो आप लोग तो वैसे भी ज्यादा बोर हो रहे होंगे जी सर। इसी सेमेस्टर के सर जी सर जी आपसे एक क्वेश्चन पूछना था सर। वो कल मैंने ना नाजिश से बात की थी तो वो कह रही थी कि कुछ बच्चों ने ना फीसें जमा करवा दी हैं लेकिन उनके नोटिफिकेशन क्लर्क के पास है,
तो अब सर से पूछना कि वो अब क्लर्क से कैसे ले और कब तक, मतलब कोई टाइम या डेट वगैरह दी हो उससे पहले पहले मतलब करवाना हो बेटा एनरोलमेंट के लिए। अभी तक तो कोई डेट नहीं दी। 15 जुलाई तक तो आपसे कोई नहीं पूछेगा। 15 जुलाई तक तो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर आ रही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने फीस जमा करवा दी है वो अपने टीचर से कांटेक्ट में रहें, उनसे असाइनमेंट्स लेते रहे, उनकी असाइनमेंट सबमिट करवाते रहें, ताकि अगर बाद में कोई मसला हो तो आप लोग ये कह सकें कि हम लोगों के पास तो ये मसला था ही नहीं, तो यूनिवर्सिटी तो ऑफ थी तो हम कैसे लेते। अव्वल तो यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, वो रिलैक्स करेगी, इतना तो मुझे आइडिया है। और सर क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स भी हैं। सुन लें बेटा, बात कंप्लीट सुन लें। डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट भी है, तो उन लोगों ने तो भी फीस जमा करवानी थी। अब यूनिवर्सिटी ने 15 जुलाई तक कहा है जी कि आप लोगों से हम फीस के बारे में नहीं पूछेंगे और ना ही हम आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो इसका मतलब है कि उनको 15 जुलाई तक उन्होंने टाइम दे दिया है, तो वो भी ऑनलाइन ही जमा करवाएंगे फीस वगैरह, वो यूनिवर्सिटी के अंदर उनको भी अलाउ नहीं किया। तो सर ये यूनिवर्सिटी तो क्वारंटाइन सेंटर बनी हुई है, तो 15 जुलाई तक कैसे पॉसिबल हो सकता है कि क्या सर यूनिवर्सिटी हमारी तो क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनी हुई, न्यू कैंपस सर कोरोना के। देखिए तो बेटा, सर कैसे देखिए हमने चलना है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट ने अगर अनाउंस कर दी यूनिवर्सिटीज ओपन होनी है तो ये कर्टीना सेंटर सब कुछ खत्म हो जाना है। समझ आई ना बात की? तो उससे पहले वो उसको कर देंगे, वाइट वॉश कर देंगे यहाँ पे सारा कुछ। अगर गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं ओपन होनी तो फिर डेफिनेटली बेटा नहीं ओपन होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप देखिए आपके सामने छुट्टियां एक्सटेंड, यूनिवर्सिटी को छुट्टियां एक्सटेंड करनी पड़ गई। एचईसी ने कहा क्लासेस शुरू करें तो यूनिवर्सिटी ने क्लासेस ऑनलाइन शुरू कर दी आपके सामने। तो बस वेट एंड वॉच। फिलहाल हम भी आपके साथ ही, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको सर जी वो ना एनरोलमेंट के लिए आपको वोचर की पिक और नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन की भी पिक आपको सेंड करनी है। जिन टीचर्स के साथ आपने पढ़ना है वो मुझे बताएंगे तो मैं उन टीचर को एनरोल करूंगा ना आपको। चलिए ठीक है, टीचर का नाम चाहिए मुझे। चलें बेटा, इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई वैसे इस तरह का इशू हो तो हम मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ लिया करें क्वेश्चन, मैं आपको वहां पे भी आंसर दे दूंगा। ओके बेटा, आगे देखिए। ये आपके सामने फार्मूला गिवन है। अगर बेटा आपने ईयर की निकालनी है, एक साल की आपने वोल्टिलिटी निकालनी है, एक दिन की गिवन होगी मल्टीप्लाई बाय टी अंडर रूट, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। एक दिन की वोल्टिलिटी आपको गिवन करेगा, जैसे यहाँ पे 2% थी, मल्टीप्लाई बाय टी अंडर रूट। अगर साल की निकालनी है तो साल में 252 दिन है। 10 दिन की निकालनी है तो 10 अंडर रूट, 20 दिन की निकालनी है तो 20 अंडर रूट। इसी तरह अगर आपने एक दिन की निकालनी है तो वो आपको एक साल की देगा, तो आपने इधर लाके इसको डिवाइड कर देना। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर एक दिन की गिवन हो तो हम एक साल की निकाल सकते हैं, एक साल की गिवन हो तो हम एक दिन की निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, आगे आ जाए। ये मैंने आपको बता दिया कि वोल्टिलिटी क्या होती है, ये ग्राफ भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। इसमें हमने कैसे कैसे मैंने थोड़ा सा चीजें आपको गाइड की कि किस तरह से वोल्टिलिटी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, इसके बाद अगर आप देखें तो हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ एक्सेल शीट्स को हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हाउ टू फॉरकास्ट द वैल्यू, क्या आपने किसी भी चीज की वैल्यू को कैसे फॉरकास्ट करना होता है। मैं ओपन कर रहा हूँ, ये आप लोगों को मैंने एज अ असाइनमेंट के तौर पे भी दी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये आपको शो हो रही है एक्सेल शीट बेटा, शो हो रही है? यस सर। ओके, यस सर, शो हो रही है। मैं थोड़ा सा बेटा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों की असाइनमेंट के अंदर भी ये क्वेश्चन था, तो हो सकता है कि आप लोगों को ये पेपर में भी कैलकुलेट करने के लिए आ जाए। मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर हर टेक्निक के अंदर आपने किस तरह से वैल्यूज को जो है वो फोरकास्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहला मेथड देखें, द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड मोस्ट रिसेंट मेथड। नहीं, जब क्लास में करवाया था वो तो बहुत इजी था, लेकिन ये जो शीट पे आता है ये तो पता नहीं फार्मूले किस किस तरह के लगे हुए, पता ही नहीं चलता सर शीट बेटा का। फार्मूले क्या लगे, जिस तरह मैंने बताया वही फार्मूला लगा, इसमें कोई ऐसा नया फार्मूला नहीं लगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, भी आप देखिएगा वन बाय वन, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से किया हुआ है। आपने इसको कैलकुलेटर पकड़ लिया हाथ में, आप हाथ में कैलकुलेटर पकड़ लें, मैं आपको बताता जाता हूँ, आप फार्मूले की तरफ जाए ना, आप कैलकुलेटर को प्रेस करके देख लें आंसर वही आता है कि नहीं आता। नहीं सर, मैंने मैनुअली किए थे सब, मैंने 5 टेक्निक्स की मैनुअली, बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके ऊपर जब करने लगता था वो समझ। आपको पेपर में मैनुअली आना, पेपर में कौन सा मैंने आपको एक्सेल शीटें देनी है, बस अगर आपको मैनुअल समझ आएगा तो इट मींस कि आपका कांसेप्ट क्लियर है, दैट्स इट, यही चाहिए मुझे। ठीक हो गया सर, हाँ बस यही चीज चाहिए बेटा। मोस्ट रिसेंट वैल्यू देखें, मोस्ट रिसेंट वैल्यू ये कहती है कि आपकी जो मोस्ट
प्रीवियस वैल्यू होती है वो आपकी नेक्स्ट डे की जो है वो फॉरकास्टेड वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने आज फ्राइडे है, आप कहते हैं मैंने सैटरडे को फॉरकास्ट करना है, मैंने संडे को फॉरकास्ट करना है, क्या वैल्यू होगी? तो जो फ्राइडे की वैल्यू होगी वो सैटरडे के लिए मोस्ट रिसेंट बन जाएगी, और जो सैटरडे की वैल्यू होगी वो संडे की मोस्ट रिसेंट बन जाएगी। यानी सिंपल सी बात है, जिस दिन की आपने वैल्यू फॉरकास्ट करनी है उससे पिछले दिन की जो वैल्यू होगी वो आपके लिए फॉरकास्टेड वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, पहले दिन सेल की प्राइस है 17 रुपीज। अब आप कहते हैं मैंने सेकंड डे की कैलकुलेट करनी है, तो ये जो 17 रुपीज है ये सेकंड डे की क्या बन जाएगी? फॉरकास्टेड वैल्यू। याद रखिएगा बेटा, जिस दिन की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस दिन को आपने किसी भी टेक्निक में इस्तेमाल नहीं करना, उससे पीछे वाली वैल्यूज को इस्तेमाल करना है। एक्चुअल में वहां पे सेल्स की जो प्राइस थी, एक्चुअल में जो प्राइस है शेयर की वहां पे 21 रुपए है, लेकिन हमने कितनी फॉरकास्ट की थी? हमारे मुताबिक कितनी होनी चाहिए? 17। तो आगे देखिए उसने क्या निकाला हुआ है, फॉरकास्टिंग एरर निकाला हुआ है कि 4 रुपए का एरर आया कि आपकी जो वैल्यू थी वो आपकी वैल्यू थी कि आपको 17 रुपए मिलेंगे, लेकिन आपको 21 रुपए मिल गए। सो दैट्स वाई ये पॉजिटिव आंसर आया कि आपकी एक्सपेक्टेशन से पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन चले, आपको ये कॉलम्स करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था, लेकिन आप लोगों को कम से कम फॉरकास्टिंग करनी जरूर आनी चाहिए। अच्छा, अब मैं कहता हूँ 7 डे की निकालें, तो जो 6 डे पे प्राइस होगी, अब 6 डे पे प्राइस कितनी है? 16। तो ये देखिए आगे क्या आंसर निकला? 16। तो जिस दिन की बेटा आपने निकालनी है उससे जो प्रीवियस डे होगा वो प्राइस आपकी मोस्ट रिसेंट मेथड होगा। अंडरस्टैंड बेटा? इट्स अ वेरी सिंपल वन। यस सर। ओके, सेकंड टेक्निक इज एवरेज ऑफ ऑल द हिस्टोरिकल डाटा एज द फोरकास्ट। एवरेज ऑफ ऑल द हिस्टोरिकल का मतलब बेटा जिस दिन की आपने प्राइस कैलकुलेट करनी है उससे प्रीवियस जितने भी दिन हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 40, 50, वो सारे के सारे वैल्यूज की आपने एवरेज ले लेनी। फॉर एग्जांपल आज मेरे पास फ्राइडे है, मैं आज की वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, तो फ्राइडे से पीछे थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, यहाँ तक दिन आते हैं। तो ये सारे के सारे दिन की जो प्राइसेस होंगी उनकी मैं एवरेज ले लूंगा। अब यहाँ पे देखिए, आप कहते हैं मैंने सेकंड डे की फॉरकास्ट करनी है, तो यहाँ पे 17 ही आ गया। क्यों 17 आ गया? क्योंकि वैल्यू ही एक है। आप 17 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 17 ही आंसर आ जाएगा। तो एक वैल्यू की एवरेज बेटा वही आंसर होता है जो वो आपके सामने शो हो रहा है। अच्छा, अब आप कहते हैं मैंने 8th डे की निकालनी है, चलिए यहाँ पे आते हैं। आप कहते हैं मैंने 8वें दिन की निकालनी है, तो इसके पीछे जो 7 दिन है, ये वाले जो 7 दिन है बेटा आपने इनकी एवरेज ले लेनी है। ये देखिए आप यहाँ पे आप कह रहे थे मैं फार्मूले की समझ नहीं आती है, देखिए क्या लिखा हुआ है, उसने क्या लिखा है? एवरेज ले लें ये सारी की सारी वैल्यूज की। ये देखें जो ब्लू ने कर दिया कॉलम आपके सामने। तो क्या किया उसने? 17, 21, 19, 23, 18, 16 को प्लस किया, डिवाइड बाय 7 कर दिया। इस तरह हम एवरेज लेते हैं, जितने नंबर ऑफ आपके सब्जेक्ट्स होंगे उससे आपने डिवाइड कर देना है सभी के मार्क्स को ऐड करके। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। ओके, एनी कोई भी बेटा क्वेश्चन हो साथ ही पूछ लीजिएगा, बीच में आप पूछ सकते हैं। अभी आपके सामने शीट्स ओपन है, तो बाद में आप इसको देख भी लीजिएगा, अपने असाइनमेंट्स को भी चेक कर लीजिएगा, कोई गलती हो तो पूछ लीजिएगा। 3 वीक मूविंग एवरेज बेटा सिंपल, इसके नाम से जाहिर है कि आपने लास्ट 3 वैल्यूज को यूज करना है सिर्फ। 3 वीक्स हो सकता है, 3 डेज हो सकता है, 3 मंथ हो सकता है, 3 मतलब जो भी डाटा गिवन होगा उसकी फॉर्म में लास्ट 3 वैल्यूज आपने इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे देखिए, तो हम फोर्थ वैल्यू से वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हैं, इसके पीछे हम वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि 3 वीक्स का मतलब है कि हमें कम से कम पीछे 3 वैल्यूज चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी पीछे 3 वैल्यू नहीं है, यहाँ भी पीछे 3 वैल्यू नहीं है, यहाँ भी पीछे 3 वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं 3 वीक का। अब यहाँ पे देखें, ये अगर आपने ये कैलकुलेट करनी है तो आपके पीछे 3 ये वैल्यूज हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। मुआज, मुआज,
ये अलीशान है। हेलो। हाँ हाँ हेलो। ओके बेटा, तो 3 वीक का बेटा मतलब होगा कि आपने जो लास्ट 3 वैल्यूज है उनको कैलकुलेट करना। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसका आपको फॉर्मूला यहाँ पे शो करूं, तो वो फॉर्मूला आपके पास ये देखें, ये लिखा, उसने कहा कि एवरेज कैलकुलेट कर दें T3 और T5 तक। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है तो आपके पास ये प्रीवियस 3 वैल्यूज ये बनेगी। अगर आपने यहाँ कैलकुलेट करनी है तो आपके पास प्रीवियस 3 वैल्यूज ये वाली बनेंगी। तो दिस इज कॉल्ड 3 वीक मूविंग एवरेज मेथड। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास आते हैं, that is very important one, the weighted moving average method. weighted moving average method बेटा क्या होता है? weighted moving average method आपको ये कहता है कि आपने weights कैलकुलेट करने हैं। मिनिमम weights बेटा 2 होंगे, मैक्सिमम जितने मर्जी बना लें, लेकिन आपने कम से कम 2 weights बनाने हैं। weights का जो आंसर होता है that should be equal to 1। इसका जो आंसर है वो 1 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, बीच में बेटा अगर आपका लेक्चर खत्म होता है तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है। तो मैं दोबारा आपको लिंक, वो जो लिंक मैंने आपको सेंड किया उसी लिंक को दोबारा आपने क्लिक करना है और दोबारा आपने मुझे ज्वाइन कर लेना है। ठीक हो गया? उसके बाद फिर हम वाइंड अप कर देंगे उसके अंदर लेक्चर। जो नेक्स्ट टाइम आप मुझे ज्वाइन करेंगे उसी में मैं आपको लेक्चर वाइंड अप कर दूंगा। ये बस सर ये लास्ट पेज पे करिएगा, इसमें वहाँ पे एक वैल्यू मिस थी, वो खुद मिस हुई है या मतलब बाय मिस्टेकन हुई है या वो वैसे डिलीट होगी। मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, ठहरें एक मिनट। वो वैसे ही कहीं करते हुए डिलीट, ये देखें मैं आपको कर देता हूँ बेटा, ये देखें, ये यहाँ सर कोई इशू नहीं है वैसे कुछ। यहाँ पे लिखिए इक्वल टू एवरेज, वो कहीं वैसे करते हुए होगी, अदरवाइज वैसे कोई नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये किया और यहाँ पे आपने एवरेज लेनी है अब इन 3 वैल्यूज की। ये देखें, इसको सिलेक्ट कर लें और इसको एंटर करें, ये ले 21 आ गया। ठीक हो गया? तो आपकी जो एवरेज वैल्यू आ गई वो 21 आ गई। वो वैसे कहीं करते हुए डिलीट होगी, अदरवाइज तरीकेकार सेम है बेटा, वही जिस तरह हम पहले कर रहे थे। ओके, वेटेड मूविंग एवरेज में आए बेटा, तो वेटेड मूविंग एवरेज के अंदर आपने वेट्स कैलकुलेट करने हैं और कम से कम बेटा जो वेट्स होंगे वो 2 होंगे आपके। जो कम से कम वेट होगा वो आपका 2 होगा। अब यहाँ पे मैंने 3 वेट्स कैलकुलेट किए हैं। तो बेटा वेट कैलकुलेट करने का तरीका सीखिएगा जो कि आप लोगों को कंफ्यूज करता है हमेशा। अगर आपने 3 वेट्स यूज करने हैं तो आपके पास 3 वैल्यूज होंगी। अगर आप 2 वेट्स यूज करेंगे तो आपके पास 2 वैल्यूज होंगी। और अगर आप 5 वेट्स यूज करेंगे तो आपके पास 5 वैल्यूज होंगी। तो बस एक ही दफा वेट कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने उन्हीं वेट्स को यूज करना है हर वैल्यू के लिए, कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे अगर आप देखिए तो 3 वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं, 1 2 3। आपने तीनों को प्लस किया, 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6। अब जो पहली वैल्यू है इसका वेट बना 1/6, दूसरी वैल्यू का वेट बना 2/6, तीसरी वैल्यू का वेट बना 3/6। करना आपने ये है कि 1/6 को इससे मल्टीप्लाई करना है 17 से, 2/6 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, 3/6 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। वो जो 3 आंसर आएंगे उन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये देखें चौथे दिन की जो वैल्यू है वो फोरकास्ट होके आ जाएगी। अब आप कहते हैं मैंने 7वें दिन की फोरकास्ट करनी है। अब जरा गौर से देखिएगा, 7वें दिन की करनी है, हम 3 वेट्स यूज कर रहे हैं, तो पीछे वाली 3 वैल्यूज आपने लेनी है, 4 5 और 6। अब ये 4/6 नहीं है, यहीं से दोबारा वेट शुरू होंगे, ये 1/6 होगा, ये 2/6 होगा और ये 3/6 होगा। आप बेशक 1/6 2/6 3/6 को पॉइंट में कैलकुलेट कर ले और वो पॉइंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाए, पहली वैल्यू को ये पॉइंट, दूसरी को ये, तीसरी को ये। तो आपने अगर 3 वेट्स यूज करने हैं तो एक ही दफा वेट कैलकुलेट होंगे और उसके बाद आपने ऊपर से एक वैल्यू छोड़ते जाना है, आगे वाले 3 वैल्यूज इस्तेमाल कर लेना, फिर एक वैल्यू छोड़ेंगे, तो इस तरह आपकी इस तरफ से वैल्यूज कैलकुलेट होकर आती जाएंगी। याद रखिएगा जिस दिन की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस दिन को इस्तेमाल नहीं करना, उससे पीछे वाले 3 वेट्स आएंगे। हर टेक्निक के अंदर मैं आपको ये बात बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ कि जिस दिन आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो वैल्यू आपने इस्तेमाल नहीं करनी फॉर्मूले के अंदर। अंडरस्टैंड बेटा? यस। अब ये हमारी वीडियो एंड होने लगी है तो आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, मैं यहीं से दोबारा स्टार्ट करूंगा।